नमस्कार, स्वागत मेरे सभी प्यारे मित्रों का एक बार पुनः साइकोलॉजी के लाइव सेशन में। सभी प्रिय मित्र जुड़ चुके हैं। ओके, नमिता, मनोज, वंदना, अर्चना, सुनीता, ज्योति, सुभाष, रीना जी, हुमा जी, वेलकम, सभी का स्वागत, अभिवादन। चलिए एक बार कंफर्म कीजिएगा, ऑडिबिलिटी एंड विजुअबिलिटी प्रॉपर है, अच्छे से सुनाई दे रहा है, अच्छे से दिखाई दे रहा है। एक बार जल्दी से जल्दी कंफर्म कर दीजिएगा। वेरी गुड इवनिंग, स्वागत, अभिनंदन सभी प्रिय मित्रों का, प्यारे बच्चों का। तो हम लोग अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, 2-3 दिन बाद आज क्लास स्टार्ट हुई है। हम लोग कुछ अधिगम सिद्धांतों के नाम पढ़ रहे थे और जहां पर हम लोगों ने अपनी क्लास को कंप्लीट कर लिया था अधिगम सिद्धांतों को लेकर। एक और अच्छी थ्योरी की हम लोग आज बात करते हैं, रॉबर्ट एम गैने। ठीक है ना, रॉबर्ट गैने, ये बहुत अच्छी थ्योरी है। क्वेश्चन बनता है, रॉबर्ट गैने की अधिगम सोपानिकी, रॉबर्ट गैने की अधिगम सोपानिकी। रॉबर्ट गैने की अधिगम सोपानिकी की जब हम बात करें तो ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, चैप्टर है, इजी है। सबसे पहली बात आती है, रॉबर्ट एम गैने ने अपने अधिगम सोपानिकी में सबसे पहले, क्योंकि रॉबर्ट एम गैने की बात करें तो ये अमेरिका के रहने वाले थे, यूएसए के रहने वाले थे। दूसरी बात, रॉबर्ट एम गैने अधिगम के 8 प्रकार बताते हैं। अधिगम के 8 प्रकार बताते हैं। कितने प्रकार बताते हैं? 8 प्रकार, यानी 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग की ये बात करते हैं। इनकी एक बहुत ही फेमस बुक थी रॉबर्ट एम गैने की। इनकी बुक का नाम था कंडीशंस ऑफ लर्निंग। कौन सी बुक थी बेटा? कंडीशंस ऑफ लर्निंग। ये इनकी बुक थी और इसी बुक में इन्होंने 1965 में, 1965 में ये बुक इन्होंने लिखी और इस बुक में इन्होंने अधिगम के कितने प्रकारों की चर्चा की? पूजा जी, दिखता है आपका कमेंट, क्यों नहीं दिखता है? सबका दिखता है, डोंट वरी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर कंडीशंस ऑफ लर्निंग जो इनकी बुक थी, इसी बुक में इन्होंने अधिगम के 8 प्रकारों की वकालत की है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अधिगम के जो फर्स्ट, एक नोट डाल के मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर नोट में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रथम 4 प्रकार, प्रथम 4 प्रकार, प्रथम 4 प्रकार, यानी अधिगम के जो फर्स्ट 4 टाइप्स हैं, पहले 4 टाइप्स हैं, वो कौन कौन से हैं, उनका सीक्वेंस क्या है, उनको पढ़ेंगे। और साथ साथ आपको ये भी जान लेना चाहिए कि अधिगम के पहले 4 प्रकारों का संबंध किस से है। पहली बात तो प्रथम 4 प्रकारों की बात करें तो नंबर 1, इनका संबंध, इनका संबंध किससे है वो आप समझ जाइएगा। इनका संबंध व्यवहारवादी संप्रत्ति से, व्यवहारवादी विचारधारा या अवधारणा, व्यवहारवादी विचारधारा से संबंधित है। नंबर 2, छोटे बालकों के लिए उपयोगी है, छोटे बालकों हेतु उपयोगी है। छोटे बालकों हेतु उपयोगी है। और क्या खूबी है इनकी? प्राथमिक स्तर के बालकों हेतु,
एक और यहां पर प्रयास व त्रुटि द्वारा सीखने पर बल। देखिएगा यहां पर 4 बातें मैंने आपको लिखी हैं, यानी लर्निंग के अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट गैने के अनुसार अधिगम के प्रारंभिक 4 प्रकार। प्रथम 4 प्रकार व्यवहारवादी विचारधारा से संबंध रखते हैं, नंबर 1 बात। नंबर 2, छोटे बालकों के लिए उपयोगी हैं। नंबर 3, प्राथमिक स्तर यानी प्राइमरी लेवल 1 to 5। कभी कभी रेयर ऐसा पढ़ा जाता है कि 1 to 8 तक भी इनको काम में ले लिया जाता है, लेकिन बेसिक जो है इनका 1 to 5 है, प्राथमिक लेवल है, प्राइमरी लेवल है। तो प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए उपयोगी है, हेल्पफुल है। उसके अलावा ट्रायल एंड एरर के द्वारा इन बालकों को सिखाने पर बल दिया जाता है। क्लियर? वंदना जी, आप इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं करें बेटा, डोंट वरी। जितनी भी क्लासेज हुई हैं जिन भी बच्चों की, उनको आप अच्छे से देखें, 10 बार देखें, 5 बार देखें, 4 बार देखें, उनको बार बार रिमाइंड करके देखें और अच्छे से पढ़ते जाएं। इसीलिए आप सब बच्चों के लिए रिकॉर्डेड जो बहुत काफ़ी कुछ कंटेंट मैंने उसका कोई चार्ज नहीं लिया, वो आपको इसीलिए दिया है ताकि आप बार बार चीज़ों को देखकर पढ़ें, क्योंकि ओवरऑल लास्ट में भी यही होगा। आज आप मेरे साथ लाइव पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे टाइमिंग के एडजस्टमेंट के कारण लाइव नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो लोग बाद में रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं। तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा कि आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सिर्फ लाइव देखने का एक ही बेनिफिट है, एक ही फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है कि आप मेरे साथ चैट बॉक्स में मेरे साथ चैट कर सकते हो। अगर किसी क्वेश्चन को लेकर कोई समस्या है तो आप मुझे हाथों हाथ इसमें लिख करके बता सकते हो, ये बेनिफिट है। बाकी तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके अपना कोई भी डाउट है बाद में देखने के बाद आप तब भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। लेकिन आप पढ़ो, बार बार सुनो क्लासेज को। एक बार सुनने से आपका काम नहीं होने वाला, एक बार पढ़ने से नहीं होने वाला। लाइव क्लास का यही तो बेनिफिट है। ऑफलाइन में जिंदगी में एक ही बार मौका मिलता है, टीचर की बातें, उसका व्यक्तित्व, उसका बोलचाल, है ना, उसका रहन सहन, उसका पढ़ाने का ढंग बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो एक ही बार देखने का मौका मिलता है। यहां पर आप मुझे 10 बार देखो ना मेरी क्लासेज को, ठीक है ना, और मुझे भी, क्योंकि आप जितनी बार ज़्यादा बार मुझे देखोगे या कंटेंट को देखोगे तो मुझसे और मेरे कंटेंट से, दोनों से आपको प्यार हो जाएगा। और जिस दिन प्यार हो गया ना, तो सिलेक्शन भी आपका 100% हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए। और रही दूसरी बात, सारी क्लासेज, हम लोग सारी की सारी क्लासेज, ये रिसाइकिल बैच है मेरा, है ना, जो जब एडमिशन लेगा वो वहीं पर आके उसका एंड हो जाएगा। आप चिंता छोड़िए, है ना, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ शुरू से ही, ये कोई नई बात नहीं है। आप तो निश्चित तौर पर पढ़ते जाओ, सबको सबको रिवीजन होगा बेटा, सबके लिए रिवीजन होगा। ठीक है बच्चे, तो प्रथम 4 प्रकारों का संबंध किससे हुआ बेटा? निश्चित तौर पर व्यवहारवादी विचारधारा से। अब आपकी खोपड़ी में आ गया होगा, व्यवहारवादी का मतलब हो गया उद्दीपक और अनुक्रिया। जब भी व्यवहारवाद शब्द दिख जाए तुरंत दिमाग क्लिक होना चाहिए, उसमें एक स्टिमुलस होगा और उसके प्रति होने वाली अनुक्रिया या प्रतिक्रिया होगी। ठीक है, नंबर 1। छोटे बालक यानी प्राइमरी और अपर प्राइमरी, ठीक है ना, पीएस और यूपीएस, बस 2 स्टैंडर्ड के बालक इसमें शामिल होंगे। ठीक है, प्राथमिक हमने स्पष्ट लिख ही दिया है। और प्रयास और त्रुटि, ट्रायल और एरर द्वारा, ट्रायल एंड एरर द्वारा ये बच्चे सीखेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहां पर प्रथम 4 प्रकार कौन कौन से हैं देखिएगा। फर्स्ट है संकेत अधिगम। संकेत अधिगम यानी साइन लर्निंग। संकेत अधिगम यानी साइन लर्निंग। अब देखो बेटा, इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा आपसे। संकेत अधिगम, इसे साइन लर्निंग भी कहते हैं।
साइन लर्निंग, आपने देखा होगा छोटे बालकों को, हम लोग छोटे बालकों को संकेतों, प्रतीकों, चिन्हों, शब्दों, अंकों द्वारा सिखाते हैं। बहुत आसान है। आपने देखा होगा एक माँ अपने बच्चे को इशारों के आधार पर उसे अपने पास बुलाती है, उसे दूर भेजती है, या उसे किसी वस्तु या कोई चॉकलेट को दिखाकर, उसका संकेत दिखाकर उससे वो काम करवाती है। आपने देखा होगा। तो प्रतीकों, चिन्हों, संकेतों, अंकों, शब्दों आदि के आधार पर बच्चों को जो लर्निंग दी जाती है उसे संकेत अधिगम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा? संकेत अधिगम। बड़ा आसान क्वेश्चन है। एक और यहाँ पर इसका संबंध सीधे सीधे तौर पर आपको पता ही होगा किससे है बेटा? प्राचीन अनुबंधन से इसका संबंध है। प्राचीन अनुबंधन यानी पावलव से संबंधित है ना। इसका संबंध किससे हो गया? पावलव से। आपने देखा था जब मैंने आपको पावलव की थ्योरी पढ़ाई थी तो उसमें आपको बताया था, समझाया था कि एक कुत्ता उस घंटी की आवाज रूपी संकेत के आधार पर, जब घंटी की आवाज कुत्ते के कानों में आती है तो उसके संकेत, उसके साइन के आधार पर वह लार गिराने की प्रतिक्रिया, अनुक्रिया संपादित करता है। तो ओवरऑल कहने का अर्थ यह हुआ कि जब एक पशु को, एक कुत्ते को वहां पर घंटी के संकेत के आधार पर लर्निंग प्रोवाइड की जाती है, ठीक वैसे ही छोटे बालक भी करते हैं। इसीलिए कहा भी है कि छोटे बालक प्राचीन अनुबंधन द्वारा सीखते हैं, जबकि बड़े बालक जिनकी बुद्धि का पूर्ण विकास हो गया है वो तर्क, चिंतन, कल्पना द्वारा सीखते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस। इसलिए संकेत अधिगम का सीधा संबंध रॉबर्ट एम गेने के अनुसार पावलव के प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत से सीधा हो जाएगा। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? तो ये संकेत अधिगम का सीधा सीधा संबंध हो गया, आपको समझ में आ ही गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। ठीक है ना? तो निश्चित तौर पर बहुत सिंपल है। इसमें उत्तेजना का संबंध अनुक्रिया से जोड़ा जाता है। वही हमने बताया आपको कि वहां पर पावलव के कुत्ते के द्वारा घंटी की आवाज का संबंध, क्योंकि उसने अपने स्वाभाविक उद्दीपक भोजन के साथ अनुबंधित कर रखा था, तो जैसे ही घंटी की आवाज रूपी संकेत उसे सुनाई देता है तो वह अनुक्रिया यानी लार गिराने की अनुक्रिया या व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसे कहते हैं संकेत अधिगम। क्या कहते हैं बेटा? संकेत अधिगम। बहुत आसान है, बहुत इजी है। दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। नंबर 2, दूसरा प्रकार उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। क्रम भी यही रहेगा, सीक्वेंस भी नहीं टूटना चाहिए। इसे कहते हैं एस आर लर्निंग। एस आर लर्निंग। उद्दीपक मतलब स्टिमुलस, आर फॉर रिस्पॉन्स। आर फॉर रिस्पॉन्स। अब आपने जैसे ही नाम से पढ़ा तो यहां पर एस आर लर्निंग की बात, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम की बात कौन से सिद्धांतों में हुई है?
भाई थॉर्नडाइक में हुई है, उनके सिद्धांत का नाम ही यही है। स्किनर ने भी उद्दीपक और अनुक्रिया दोनों की बात की है, और पावलोव ने भी उद्दीपक और अनुक्रिया दोनों की बात की है। तो 3 सिद्धांतों से इसका संबंध है। किनसे भाई? 3 सिद्धांतों से। यानी जब उद्दीपक सामने होगा, है ना, जब उद्दीपक सामने होगा तभी अनुक्रिया होगी। तो कुल मिलाकर आप यूं कह सकते हैं, सीधा सीधा सा अर्थ यह हुआ कि उद्दीपक अनुक्रिया, यानी इसके अंदर आप नोट डाल के लिख सकते हैं, जब उद्दीपक उपस्थित होगा तब अनुक्रिया अवश्य होगी। मतलब सीधा सीधा हो गया, यानी इस सिद्धांत का सीधा संबंध, एग्जाम्पल्स आप लिखेंगे, एग्जाम्पल्स डायरेक्ट पूछेगा आपसे। इसका संबंध थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत से, प्रयास और त्रुटि से, स्किनर के सिद्धांत से, क्रिया प्रसूत अनुबंधन से, और पावलोव के सिद्धांत से आदि। ये इसके एग्जाम्पल्स में शामिल हो जाएंगे। क्योंकि उद्दीपक अनुक्रिया, बालक के सामने आपने चॉकलेट दिखाई, बच्चा चलने की क्रिया नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही आपने चॉकलेट दिखाई तो या कोई वस्तु या कोई खिलौना दिखाया तो वह उसको पकड़ने के लिए चलने लगा, उठने का प्रयास करने लगा, उछलने की कोशिश करने लगा, एफर्ट लगाने लगा। क्यों? क्योंकि सामने उसका टारगेट है, उसका उद्दीपक है, उसका लक्ष्य है, उसका गोल है, उसे प्राप्त करने के लिए वो प्रयास करता है, वो त्रुटियां करता है, वो गलतियां करता है, लेकिन उन गलतियों को वह तब तक जारी रखता है जब तक कि, आपने सुनाई होगा किंग ब्रूस की कहानी तो सुनी ही होगी। एक बार किंग ब्रूस, जो कि बहुत प्रतापी शासक था, बहुत शक्तिशाली राजा था, वो दुश्मन से पराजित हो गया, लेकिन वो मानसिक रूप से बहुत शक्तिशाली था। ठीक है, उसकी सेना हार गई, उसका राज्य छिन गया, तो वह एक गुफा में जाकर उसने अपने आप को छिपा लिया। वह छिप गया एक गुफा में जाकर के। वहां पर बैठा बैठा देखता है कि एक मकड़ी एक दीवार पर चढ़ने का प्रयास कर रही है। वह बस अपने टारगेट तक पहुंचने ही वाली थी कि फिर गिर जाती है, फिर प्रयास करती है, फिर गिर जाती है। 17 बार गिरी वो। कितनी बार गिरी? 17 बार, 17 टाइम्स इट वॉज फेल्ड। वह 17 बार फेल हुई। किंग ब्रूस बैठा बैठा उस मकड़ी के उन प्रयासों को देख रहा था, लेकिन 18वीं बार में, यानी अपने 18th वाले चांस में, उसने अपने टारगेट को अचीव कर लिया। राजा ने उस छोटी सी मकड़ी से, उस छोटे से कीड़े से अपने आप को प्रेरणा दी, अपने आप को मनोबल दिया, अपने आप को ताकत दी। यार, अभ्यास से कुछ भी संभव है, चाहे कितनी भी गलतियां क्यों ना हो, कितनी भी त्रुटियां क्यों ना हो। आखिरकार किंग ब्रूस ली ने क्या किया? गया और धीरे धीरे अपनी लोगों को, सेना को इकट्ठा किया, और इकट्ठा कर, संगठित कर, वापस दुश्मन पर आक्रमण कर दिया, और फिर उससे अपना राज्य भी छीन लिया और अपने आप को सफल राजा भी बना दिया। इसीलिए कहते हैं, करत करत अभ्यास की जड़मति होती सुजान, रसरी के आवत जातते सिल पर परत निशान। बेटा, ये प्रैक्टिकल बात है और हम सब के अंदर ये होनी चाहिए। क्लियर? तो यही थ्योरी आपकी उद्दीपक अनुक्रिया थी। क्लियर हो गया? चलिए, उसके बाद तीसरा है श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला अधिगम, चेन लर्निंग। ये तो आसान भी है। चेन लर्निंग,
एक क्वेश्चन 100% इसमें से पूछा जाता है भाई, है ना। आपके एस्टेट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और अक्सर इस वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है। गीतांजलि, नीलम, सुगंधा, गौरव जी, चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है चेन लर्निंग। अब चेन लर्निंग में क्या है, इसमें अनुक्रियात्मक व्यवहार की एक श्रेणी या श्रृंखला बन जाती है। ठीक है ना, बन जाती है। इसी को हम लोग चेन लर्निंग कहते हैं। और निश्चित तौर पर इसके अंतर्गत जो भी आपके दो या दो से अधिक उद्दीपक और प्रतिक्रियाएं आपस में जुड़कर, ठीक है ना, लेकिन ये चेन कैसे बनती है, दो या दो से अधिक उद्दीपक प्रतिक्रियाओं के आपसी संबंध से निर्मित श्रृंखला। कैसे, एग्जाम्पल से सीखते। देखिएगा, एडविन गुथरी एक बहुत बड़ा नाम है जिन्होंने एक प्रयासीय सीखना, मैंने आपको बता भी दिया, पढ़ा भी दिया है। एडविन गुथरी का सिद्धांत में ऐसा समझाया गया, पढ़ाया गया कि एक दिन एक लड़की अपने कॉलेज जाती है, ठीक है ना, उसका कॉलेज जाने और आने का सिलसिला रहता है। वह कॉलेज से आते ही अपने कोट को उतारकर सीधे बेड पर फेंक देती है। उसकी माँ उसे डांटती है, बुलाती है कि वापस जाओ, कोट उठाओ, कोट को उठा करके और खूंटी पर टांग के आओ। वह ऐसा ही करती है। अगले दिन जब ऑफिस जाती है तो क्या करती है, अपने कोट को उठाती है खूंटी से, पहनती है, ऑफिस जाती है। आते वक्त वह वही फेंकने की बजाय अब सीधे वो खूंटी पर टांगती है। तो कहने का अभिप्राय ये हुआ कि यहां पर एक चेन बन रही है, उसकी प्रतिक्रियाओं की, उसकी अनुक्रियाओं की और उद्दीपक के प्रति अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने की। तो जब भी आप कोई एक से अधिक काम कर रहे हैं और वो एक का संबंध दूसरे के साथ जुड़ा हो, तो निश्चित तौर पर उनकी पूरी एक बनने वाली श्रृंखला हमारे यहाँ पर श्रृंखला अधिगम के नाम से पढ़ी जाती है। ठीक है, और बेसिकली याद रखना है, इसका एग्जाम्पल भी एडविन गुथरी की कोट वाली लड़की है। एग्जाम्पल के तौर पर एडविन गुथरी की कोट वाली लड़की, ये इसका बड़ा फेमस एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल इसको मैं आपको दे देता हूं, देखिएगा, एक एग्जाम्पल और है। एक बार एक कोच, एक प्रशिक्षक, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार एक कोच या प्रशिक्षक अपने किसी बच्चे को कोचिंग देता है क्रिकेट खेलने की या डांस करने की। ठीक है ना, डांस का कोच है, वो डांस करने की आपको कोचिंग दे रहा है। तो क्या होगा, आपको हर एक स्टेप पर, है ना, हर एक स्टेप पर पुनर्बलन देगा, बेटा ये सही है, ऐसे करो, ऐसे करो, परफेक्ट 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 10 बार का। तो वहां पर टुकड़ों में जो दिया वो तो शेपिंग हो गया, लेकिन आपने पूरा एक अंतरा यानी एक अंतरे पर पूरा कंप्लीट डांस किया जो उसने आपको सिखाया,
और उसके लास्ट में आपको कहा शाबाश बेटा, एक्सीलेंट, क्योंकि आपने उन छोटे छोटे एक एक दो दो स्टेप्स की एक श्रृंखला बना ली, एक चेन बना ली, और वो चेन जो है वो परफेक्ट बन गई। उसे हम कहते हैं चेनिंग, जो कि बीएफ स्किनर ने नाम दिया था। मैंने आपको पढ़ाया था उनकी थ्योरी में, शेपिंग, चेनिंग, ये मैंने आपको पढ़ाया था, और टोकन इकोनॉमी। ठीक है, ये आपको निश्चित तौर पर ध्यान होगा, मुझे ऐसा विश्वास है। ठीक है, अगर आप क्लासेस को रिपीट करके सुनते हो तो ये हो गया आपका तीसरा। फिर चौथा, शाब्दिक अधिगम, वर्बल लर्निंग। वाचिक अधिगम भी नाम मिल जाता है। वर्बल लर्निंग कहते हैं इसको इंग्लिश में बेटा। अब ये क्या होता है, बड़ा आसान सा टॉपिक है, छोटा सा है। वाचिक और शाब्दिक अधिगम क्या है? निश्चित तौर पर जहां या जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी भी उद्दीपन प्रतिक्रिया श्रृंखला के रूप में शब्दों की जो श्रृंखला होती है उसे कहते हैं। ठीक है ना, शब्दों की श्रृंखला द्वारा अधिगम, श्रृंखला द्वारा अधिगम। आज आप और हम जितनी भी, ठीक है ना, जितने भी विचार व्यक्त करते हैं तो इसको आप कह सकते हैं भाषाई अभिव्यक्ति, भाषाई अभिव्यक्ति में सर्वाधिक सहायक अधिगम यही है। ना, किस में हेल्पफुल है ये? आपकी लैंग्वेज एफिशिएंसी में। आप जो भी जिंदगी में जितना कुछ भी बोल पा रहे हो, है ना, उसका संबंध आपके शब्दों की श्रृंखला से है, आपकी शब्दों की चेन से है। एक बच्चा है, जो छोटा बच्चा है, वो दो शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बनाता है ना। आप अनेक शब्दों को मिलाकर एक सेंटेंस में फ्रेम कर देते हैं। तो क्या है, जो आपकी भाषाई अभिव्यक्ति है, जो आपके वैचारिक अभिव्यक्ति है, कोई बात नहीं। एक बार तो ऐसा होता ही है कि एक बार तो आपकी आवाज़ या मेरी आवाज़, सॉरी, मेरी आवाज़ इधर उधर भागी जाती है। कोई बात नहीं, अब वापस आ गई है, अब आप टेंशन ना लीजिएगा ज़्यादा भी। आ गई ना प्रॉपर? चलिए देखिए, तो यहाँ पर हम शाब्दिक अधिगम की बात कर रहे थे। तो शब्दों की श्रृंखला के द्वारा, यानी जब आप या मैं कोई सेंटेंस हम बोलते हैं तो उस सेंटेंस में कई शब्द मिले होते हैं और उन शब्दों की एक चेन होती है, एक श्रृंखला होती है।
उस श्रृंखला के आधार पर हम अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, अपनी भाषाई अभिव्यक्ति को प्रोनाउंसिएट करते हैं, उसी को शाब्दिक अधिगम के नाम से जाना जाता है। ओके सचिन जी, ठीक है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो समझ गए मेरी बात? यही इसका पूरा किस्सा है। अच्छा, तो ये हो गया आपका शाब्दिक अधिगम। अब शाब्दिक अधिगम में निश्चित तौर पर भाषाई अभिव्यक्तियों के एग्जाम्पल्स आ जाएंगे आपके, जैसे कविता लिखना, इसमें शब्दों का प्रयोग होता है ना। निबंध लिखना, पत्र लेखन, कविता लिखना, निबंध लिखना, पत्र लेखन, शब्दावली सीखना, कहानी याद करना, कहानी याद करना, शब्दावली सीखना, आदि। कुल मिलाकर ये 4 प्रकार अधिगम के रॉबर्ट गैने के अनुसार, अब तो प्रॉपर आवाज आ रही है ना? कभी कभी आवाज सुनाई नहीं देता है, ऐसा भी होता है क्या? वो ऐसा होता है, वो इसलिए होता है कि कभी कभी मैं बहुत ज्यादा धीमे बोलता हूं या बिल्कुल चुप हो जाता हूं ना, तब। बाकी तो मुझे लगता है सुनाई देगा। चलिए, तो यहां तक ये बात हुई आपकी किसकी? शाब्दिक अधिगम की, यानी प्रथम 4 प्रकारों की। अब अंतिम 4 प्रकार, ठीक है ना? एक नोट डाल लेते हैं। अंतिम अधिगम के अंतिम 4 प्रकार, ठीक है। अब इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं? नंबर 1, संबंध। किससे है बेटा? संज्ञानात्मक विचारधारा से। संज्ञानात्मक विचारधारा से, यानी कॉग्निटिव कंसेप्ट, संज्ञानात्मक विचारधारा, ठीक है। नंबर 2, उपयोगी किसके लिए है? बड़े बालकों के लिए, बड़े बालकों हेतु। और किसके लिए? माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, यानी सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, उच्च माध्यमिक, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ठीक है, के लिए उपयोगी है। और आधार क्या है? तर्क, चिंतन, कल्पना, विचार, बुद्धि, आदि। ये इसके आधार हैं। बड़े बालक जिनकी बुद्धि का पूर्ण विकास हो गया है, ठीक है ना, जिनकी बुद्धि का पूर्ण विकास हो चुका है, वो तर्क, चिंतन, कल्पना आदि के द्वारा सीखते हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, इसको पुनः आपको बता रहा हूं, ठीक है। याद रखना, कोई गड़बड़ मत करना। अब आता है आपका बहुविभेदीय अधिगम, ठीक है ना। कौन सा आता है? बहुविभेदीय अधिगम, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। पांचवें नंबर का क्रम तो यही रहेगा, बहुविभेदीय। या केवल विभेदीय अधिगम भी आता है, विभेदक अधिगम भी कहते हैं इसको।
ठीक है ना, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। ठीक है, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन बड़ा सिंपल है भाई, जिस अधिगम से या जिस प्रकार के सीखने से, यानी जिस प्रकार के सीखने से लगभग समान प्रतिक्रियाओं में, है ना, जिस सीखने से लगभग समान प्रतिक्रियाओं में, लगभग समान प्रतिक्रियाओं में समान प्रतिक्रियाओं में विभेद करना या अंतर करके सीखना विभेदीय अधिगम या लर्निंग कहलाता है। सिंपल है भाई, बहुत निश्चित तौर पर आप मान लीजिए जिस सीखने से लगभग समान प्रतिक्रियाओं में अगर विभेदन करने की, अंतर करने की क्षमता आपके पास है, कैपेसिटी आपके पास है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको समझाया था जब पावलोव के कुत्ते का एग्जाम्पल दे रहा था तो वहां पर मैंने सामान्यीकरण का सिद्धांत भी समझाया था और विभेदीकरण का भी समझाया था। अगर आपको गलती से याद हो तो, क्या बोला मैंने, गलती से याद हो तो मैंने विभेदीकरण में समझाया था कि जब कुत्ते के द्वारा पावलोव की घंटी बजने पर तो लार गिरा देना, लेकिन मंदिर की घंटी बजने पर लार का न गिराना, जबकि दोनों लगभग समान उद्दीपक हैं, दोनों ही घंटियां हैं, दोनों ही आवाजें दे रही हैं। जैसे एक छोटे बच्चे का उसकी मां के प्यार करने पर प्रतिक्रिया देना, लेकिन पड़ोसन के प्यार पर प्रतिक्रिया न देना, अंतर करना, दो महिलाओं में, दो स्त्रियों में अंतर करना, विभेदन करना है। तो जिस समान प्रतिक्रियाओं संबंधी अवधारणा में अगर आप विभेद करने की क्षमता तुम्हारे अंदर है तो इसका मतलब बहुविभेदीकरण अधिगम की प्रक्रिया कहलाती है। बड़ा सिंपल है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, इसलिए कभी भी कंफ्यूज मत होना। जैसे अनेक उद्दीपकों में से एक की पहचान कर उसके प्रति अनुक्रिया करना, इसको आप यूं भी कह सकते हैं। ठीक है ना, अनेक उद्दीपकों में से एक की पहचान कर उसके प्रति प्रतिक्रिया देना। ये हो गया आपका परफेक्ट, क्लियर। अनेक उद्दीपकों में से एक की पहचान कर उसके प्रति प्रतिक्रिया, जैसे कुत्ते ने अनेक घंटियां बजने पर सिर्फ पावलोव वाली घंटी के बजने पर ही अपनी प्रतिक्रिया, अपने लार गिराने की प्रतिक्रिया को प्रस्तुत करना विभेदीय अधिगम है। ठीक है ना, क्या है, विभेदीय अधिगम है। वेरी एक्सीलेंट सुधा जी, शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब एग्जाम्पल में आप क्या क्या ले सकते हो, जैसे बालक त्रिभुज और चतुर्भुज में अंतर करना, है ना, मैथमेटिक्स में त्रिभुज, ट्रायंगल व चतुर्भुज में अंतर, या क्रिकेट व फुटबॉल में अंतर,
आदि इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका बहुविभेदीय अधिगम। छठा आपका है संकल्पना, संप्रत्य अधिगम। बेटा इसका निश्चित तौर पर आपको क्या होना चाहिए, लर्न भी होना चाहिए, याद भी होना चाहिए। इसका सीक्वेंस, इसका क्रम 100%। इसे कंसेप्ट लर्निंग कहते हैं। कंसेप्ट लर्निंग क्या कहते हैं, इंग्लिश में कंसेप्ट लर्निंग कहते हैं। रॉबर्ट एम अधिगम का, रॉबर्ट गेने का यह अधिगम का छठा प्रकार है। ठीक है, निश्चित तौर पर इसकी विशेष बात क्या होती है भाई, इस अधिगम में हम स्पेसिफिक क्या पढ़ते हैं, स्पेसिफिक क्या होता है, एक वर्ग के समान उद्दीपकों के प्रति, एक वर्ग के समान उद्दीपकों के प्रति सामान्य प्रतिक्रिया, के प्रति सामान्य प्रतिक्रिया या अनुक्रिया करना प्रत्य या संप्रत्य अधिगम है। इसको प्रत्यधिगम भी कहते हैं बेटा। अरे भाई इसी को प्रत्यधिगम भी कह सकते हैं। एग्जामिनर कैसे पूछेगा, वी डोंट नो, कंफ्यूज मत होना, लेकिन इंग्लिश में कंसेप्ट लर्निंग हमने नाम दे दिया। ठीक है ना बेटा, बहुत आसान है, इजी है। जैसे कई बार क्या होता है, एक जैसे उद्दीपक बार बार आते हैं तो उनके प्रति हर बार वैसी ही प्रतिक्रिया दे देना। चलिए देखिएगा, अब इसके एग्जाम्पल में क्या क्या शामिल करें अपन। एग्जाम्पल्स पहले समझ लेते। आपने देखा होगा जैसे सर्कस में जो गेम्स दिखाए जाते हैं, भालू पर, बंदर पर, शेर पर सॉरी, या एलिफेंट आदि के, तो उनके सामने एक जैसे उद्दीपक प्रस्तुत किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, एक जैसे उनके सामने उद्दीपक प्रस्तुत किए जाते हैं, और एक जैसे उद्दीपक के प्रति उनकी जो अनुक्रिया होती है, सामान्य प्रतिक्रिया होती है, वो ऐसी की ऐसी होती है जैसे पहले पशु की हुई, ठीक वैसे ही दूसरे की हो जाती है, तीसरे की हो जाती है, चौथे की हो जाती है। तो एक जैसी प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार कहने का अर्थ ये हुआ कि उनके मस्तिष्क में एक संप्रत्य का निर्माण हो जाना। क्लियर? तो इसीलिए इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि निश्चित तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। एक बार क्या हुआ, एक छोटा बच्चा जब इस दुनिया में आया तो उसने मां के पेट से बाहर आते ही हाथ पैर मारना शुरू कर दिया। हाथ पैर मारना जब शुरू किया, क्यों किया? क्योंकि वह उत्तेजित था और ऐसी संवेदनाएं उसके साथ आई जिनके फलस्वरूप उसने अपने हाथ पैर मारना शुरू कर दिया। इसीलिए कहा भी है ब्रिजेस ने कि बालक का, नवजात शिशु का पहला संवेग उत्तेजन होता है। मैं पढ़ाऊंगा, चैप्टर में भी है। फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ और आगे चलकर उसने प्रत्यक्षीकरण करना शुरू किया। तो पहली ज्ञान की प्रथम सीढ़ी उसकी उत्तेजना या संवेदना है, दूसरी सीढ़ी उसकी प्रत्यक्षीकरण है, परसेप्शन है, यानी आवाज किस तरफ से आई और किसकी थी, माँ की थी या पिता की थी या घर के अन्य सदस्य की थी,
उसको पहचानना। पहले तो क्या था भाई, आवाज दी, उस तरफ सिर घुमाना संवेदना है, उत्तेजना है, उत्तेजित हुआ जिस तरफ से आवाज आई। लेकिन थोड़ा सा बड़ा हुआ, वो आवाज किसकी है, माँ की है, पिता की है, भाई की है, बहन की है, उसको पहचानना सीखा उसने। थोड़ा सा और बड़ा हुआ और अब आगे जाकर मान लीजिए वह एक जगह देखता है, आप वहां पर ले गए पक्षियों के झुंड के पास, पक्षियों के झुंड के पास जाकर उसने ताली बजाई और पक्षी उड़ गए, तो उसके दिमाग में एक कंसेप्ट, एक संप्रत्य बन गया कि पक्षी उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, पशु नहीं उड़ते हैं। तो पक्षी उड़ने का एक कॉन्सेप्ट उसके मस्तिष्क में निर्मित हो गया। ठीक है, अब जब भी उस जैसे समान पक्षियों को देखेगा तो उनके लिए वही कहेगा कि वो उड़ते हैं। तो समान उद्दीपकों के प्रति एक सामान्य धारणा का मस्तिष्क में बन जाना, एक संप्रत्य का विकसित हो जाना, संप्रत्य या प्रत्यधिगम है। निश्चित तौर पर भाई कबूतर उड़ता है, लेकिन कबूतर उड़ता है वो तो उसने पता कर लिया क्योंकि ताली बजाई थी, उड़े थे। लेकिन चिड़िया भी उड़ती है उसको नहीं पता, लेकिन वह कबूतर की सामान्य प्रतिक्रिया या कबूतर के प्रति या कबूतर की जैसी प्रतिक्रिया वो चिड़िया के प्रति भी देता है, या उसके जैसे दिखने वाले दूसरे पक्षी के साथ भी देता है। इसे संप्रत्य निर्माण करना कहते हैं। क्या कहते हैं? संप्रत्य निर्माण करना। इसीलिए निश्चित तौर पर हम इसके एग्जाम्पल्स को जब पढ़ते हैं तो जंगली पशुओं के संप्रत्य को सीखना इसी में शामिल करते हैं। जंगली पशुओं द्वारा सीखना संप्रत्य अधिगम है। इसीलिए हमने जंगली पशुओं का एग्जाम्पल उठा लिया है ना, शेर, भालू, बंदर आदि जो भी है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका। अच्छा, एक और बात यहां पर, ये निश्चित तौर पर आपको समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, एक नोट के साथ मैं लिख देना चाहता हूं। अब एक बात बताइए कि यहां पर अगर मैं आपको कहना चाहूं कि संप्रत्य निर्माण निश्चित तौर पर जब तक संप्रत्य निर्माण नहीं होगा तो विभेदीकृत अधिगम कैसे होगा, अंतर कैसे करना सीखेगा? तो अंतर करने वाला कॉन्सेप्ट बाद में आता, याद रखना। इसीलिए कभी कभी यानी संप्रत्य अधिगम का परिणाम ही विभेदी कृत अधिगम है, ऐसे आप लिख सकते हैं। मतलब वास्तव में, लेकिन इसका सीक्वेंस ऐसे है, तो विभेदीकृत अधिगम तो होना तो पहले बाद में चाहिए था, लेकिन ये पहले डाल दिया, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है ना, अभी मैंने आपको समझाया कि पहले बच्चे के मस्तिष्क में एक संवेदना उत्पन्न हुई, फिर उसने अंतर करना सीखा, विभेदन, और फिर लास्ट में उसने मस्तिष्क में एक संप्रत्य निर्माण कर लिया। तो ज्ञान की 3 सीढ़ियां होती है, पहली संवेदना या उत्तेजना, दूसरी प्रत्यक्षीकरण, और तीसरी संप्रत्यधिगम। प्रत्यक्षीकरण का मतलब ही पहचान है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसका परिणाम विभेदीकृत अधिगम भी है। क्लियर? चलिए, अब उसके बाद और इसके संबंध में पियाजे और कैंडलर के सिद्धांत उपयोगी हुए हैं। 2 एग्जाम्पल और लिख देता हूं। पियाजे और कैंडलर, वेरी इंपोर्टेंट। पियाजे व कैंडलर के सिद्धांत उपयोगी हैं।
ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब पहुंचते हैं अपन 7 पर, और 7 है नियम या सिद्धांत अधिगम। नियम या सिद्धांत अधिगम। नियम या सिद्धांत अधिगम। नियम या सिद्धांत अधिगम जिसे हम रूल लर्निंग के नाम से जानते हैं, थ्योरी लर्निंग के नाम से जानते हैं। देखिए क्या कहता है सिद्धांत, बड़ा सिंपल है। जब दो या अधिक प्रत्ययों की श्रृंखला को सीखकर उनके आधार पर नियमीकरण या सामान्यीकरण सीख लिया जाए तो वह नियम अधिगम कहलाता है। ठीक है ना भाई, सिंपल है। चलो मैं एक बार पहले समझा देता हूं। जब दो या अधिक प्रत्ययों की श्रृंखला आपने सीख ली, ठीक है ना, जब दो या अधिक संप्रत्यय उद्दीपकों की श्रृंखला बनाना आपने सीख लिया, चेन बनाना आपने सीख लिया, अब उनके आधार पर आप किसी नियम को, किसी सिद्धांत को, किसी अवधारणा को सामान्यीकृत रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, एक नियम के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूटन का एग्जाम्पल लेते हैं। न्यूटन ने इस दुनिया को दिया, क्या दिया? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का नियम। लेकिन उस नियम के पीछे बहुत सारी अवधारणाएं छिपी थी। उन अवधारणाओं में पारस्परिक रिलेशंस को शो करके सारी दुनिया के सामने एक जनरलाइज कर दिया, सामान्यीकृत सिद्धांत दे दिया कि पृथ्वी, दुनिया की हर ऊपर की चीज जो नीचे आती है उसके पीछे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य करता है। सामान्यीकरण करते, जनरलाइजेशन करते। तो आपकी जिंदगी की वे अवधारणाएं, वे नियम, वे सिद्धांत, वे परंपराएं, वे रीति रिवाज जो आपके जीवन को सामान्य बनाती है, जिनका प्रयोग सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं, जीवन के सभी क्षेत्रों में काम में लिया जाता है, वो नियम अधिगम है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट एम गैने के अनुसार। तो सिंपल सा, जब दो या अधिक उद्दीपकों या प्रत्ययों की श्रृंखला सीखकर उनके आधार पर नियमीकरण करना, दो या अधिक संप्रत्ययों या प्रत्ययों की श्रृंखला के आधार पर नियमीकरण करना या सामान्यीकरण करना, नियमीकरण या सामान्यीकरण करना नियम अधिगम है। ये बड़ा सिंपल विकल्प हो गया इसका। ठीक है ना, बहुत आसान है। अब देखिएगा तो क्या करता है ऐसी सिचुएशन में, व्यक्ति कई नियमों का या बहुत सारे नियमों और सिद्धांतों का पारस्परिक रिलेशन स्थापित करके उनका सामान्यीकरण बना लेता है। जैसे आप जब एक बच्चा जब मैथमेटिक्स के सवाल हल कर रहा हो, पजल्स को सॉल्व कर रहा हो, तो आप देखेंगे कि एक सूत्र a+b का होल स्क्वायर से वह अनेक प्रकार के सवालों को हल कर लेता है। तो उस नियम से अनेक सवालों का सामान्यीकरण करना, जनरलाइजेशन करना नियमीकरण हुआ। व्याकरण सीखना, एक सूत्र से व्याकरण यानी ग्रामर के एक फॉर्मूले से अनेक चीजों का निर्माण करना सामान्यीकरण है। विज्ञान के नियम भी, अभी न्यूटन का एग्जांपल मैंने दिया, ठीक है ना। तो गणित, व्याकरण, विज्ञान आदि के नियमों का या सिद्धांतों का
सामान्यीकरण करना इसमें शामिल हो जाएगा। क्लियर है? बहुत आसान है, इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत आसान है। और लास्ट और अंतिम है आपका प्रकार समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान अधिगम, क्लियर? प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, ये बहुत आसान है बेटा। प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, समस्या समाधान अधिगम, ये क्या है? अच्छा एक बात बताओ, किसी भी क्रिया को आप योजनाबद्ध ढंग से, किसी भी कार्य अथवा व्यवहार को योजनाबद्ध ढंग से या किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए कोई ना कोई रूल, सिद्धांत, नियम जरूर लगाएंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है समस्या समाधान के लिए नियम और सिद्धांत का होना अनिवार्य है, जरूरी है। ठीक है ना? तो पहली बात इसके लिए लिख देते हैं, समस्या समाधान हेतु नियम या सिद्धांत अनिवार्य है। अनिवार्य है, पहली बात हो गई। नंबर 2, दूसरी बात कर लेते हैं, यानी किसी भी समस्या को रिजॉल्व करने के लिए किसी ना किसी नियम और सिद्धांत की जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद समस्या समाधान कब करेंगे आप? भाई ठीक है, आपने a+b² ले लिया, उसके आधार पर आप अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर रहे हैं, लेकिन तभी तो कर पाएंगे। उसके जैसा कोई दूसरा सवाल आ गया तो a+b² ही लगेगा, लेकिन आप उसके लिए चिंतन करेंगे, तब जाकर वो उसमें सेट होगा। इसीलिए निश्चित तौर पर इसके लिए चिंतन की आवश्यकता होती है। और वैसे भी मैंने आपको बता ही दिया है, थिंकिंग, अच्छा वैसे भी आपको बहुत अच्छे से पता ही है कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए चिंतन का होना जरूरी है। चिंतन के अभाव में किसी भी समस्या का समाधान संभव ही नहीं है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। उसके अतिरिक्त एक दो पॉइंट और लिखिए, ये अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर है। अच्छा, समस्या समाधान तभी होगा जब एक निश्चित नियम होगा, 100% होगा ही नहीं, वरना कैसे संभव है बताओ? निश्चित नियम के अनुसार ही आपको चलना पड़ेगा, तभी। मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं और कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है ना, तो फिर आप रास्ता तोड़ भी तो नहीं सकते ना, लाइन को, पंक्ति को आप तोड़ भी नहीं सकते, जाना तो उसी पंक्ति में है, और उसी पंक्ति में वहीं पर आपको अपने चिंतन, कल्पना, तर्क, विवेक, बुद्धि के द्वारा उस समस्या को रिजॉल्व करना है, उस समस्या से बाहर निकलना है, उसी का नाम बुद्धि है। ठीक है ना? यस, तो ये बात हो गई। अच्छा, अब एक बात और कर लें,
यह अधिगम का सर्वोच्च प्रकार है। क्यों है भाई? सर्वोच्च स्तर है, इसीलिए है क्योंकि इसका संबंध तर्क, चिंतन, कल्पना, विवेक से, सबसे उच्चतम स्तर। तो एक प्रश्न पूछा जाता है, अधिगम का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? बेटा आपका समस्या समाधान अधिगम है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप खोपड़ी में याद रख लेना, मोस्ट बात है। अच्छा, आपसे पूछा जाए अधिगम का सबसे निम्नतम स्तर कौन सा है, अगर पूछ ले तो निम्नतम आपका संकेत अधिगम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा? संकेत अधिगम। ये अधिगम का सबसे निम्नतम स्तर है। उच्चतम स्तर कौन सा था? प्रॉब्लम सॉल्विंग। निम्नतम कौन सा है? ये हो गया। क्लियर? चलिए, तो यहां तक आज की क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ लिया है। किसको पढ़ लिया बेटा? पूरा का पूरा रॉबर्ट एम गेने के अधिगम सोपानिकी को। तो कुल मिलाकर इनके अनुसार यहां पर अधिगम सोपानिकी में जब हम पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो इनके हिसाब से इस प्रकार की एक अधिगम सोपानिकी बनाई जाती है। ठीक है ना? जिसके आधार में यहां पर देखिएगा 1 ऐसे होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इस प्रकार अधिगम का कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें सबसे पहला आपका हो गया संकेत अधिगम, हमने पढ़ लिया। ठीक है ना? संकेत अधिगम। दूसरा हमने पढ़ा उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। तीसरा हमने पढ़ा श्रृंखला अधिगम। चौथा हमने पढ़ा शाब्दिक अधिगम। पांचवा हमने पढ़ा बहुविभेदीय अधिगम। छठा हमने पढ़ा बहुविभेदीय के अलावा छठा हमने पढ़ा संप्रत्यधिगम या प्रत्यधिगम। सातवां हमने पढ़ा नियम अधिगम या सिद्धांत अधिगम। और आठवां हमने पढ़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान अधिगम। अब देखिएगा, इसीलिए इसको टॉप पर रखा है, तो ये सर्वोच्च है। ये आधार में है, नीचे है, तो ये क्या हो गया? निम्न हो गया, निम्नतम। इस प्रकार से हमने रॉबर्ट एम गेने की अधिगम सोपानिकी पढ़ी है। ये रॉबर्ट गेने का अधिगम सोपानिकी है। ठीक है ना? इनकी बुक 1965 में कंडीशंस ऑफ लर्निंग, कंडीशंस ऑफ लर्निंग में अधिगम के ये 8 प्रकार बताए गए हैं, और इन्हीं को अधिगम सोपानिकी के नाम से पढ़ा और जाना जाता है।
अच्छा ज्योति बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, बस सुंदर दिखने के लिए। मेरी हैंडराइटिंग सुंदर नहीं है ना, तो मैं सोचता हूँ कि कलर चेंज करने से मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सुंदर दिख जाएगी, और सुंदर दिख जाएगी तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। बार बार आप देखेंगे, और बार बार अगर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा स्कोर होगा। ज़्यादा अच्छा स्कोर होगा तो आप रैंक लाएंगे, टॉप करेंगे, और टॉप करेंगे तो उससे मेरा नाम हो जाएगा। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, कलर्स चेंज करता हूँ अच्छी राइटिंग बनाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए। बाकी कोई लेना देना नहीं, बात तो वही है, एक इंक से लिखो या डिफरेंट इंक से लिखो, बस और कुछ नहीं है। क्लियर? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में रॉबर्ट्स गहने का हमने पूरा कंसेप्ट कंप्लीट कर लिया है, और हम लोग अब एक क्लास दोपहर को और एक शाम को ऐसा रखने का विचार कर रहे हैं, बहुत जल्दी 1-2 दिन में, ताकि हमारे बहुत सारे बच्चे जिनका एग्ज़ाम नज़दीक है उनको बहुत अच्छे से मज़ा आ जाए। चलिए, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, बिंदास रहो, लेकिन क्लास को अपने सभी मित्रों तक बेशुमार तरीके से पूरी शिद्दत के साथ जरूर शेयर करो। धन्यवाद। जय हिंद।